नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगले अगस्त यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने 76 साल पूरे कर लेगा। इन 76 सालों में हमारी कारकर्दगी क्या रही, कैसी रही, इस पर किसी किस्म की बहस की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में बसने वाले 25 करोड़ लोग खूब जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक इस इस्लाम का किला कहलाने वाले मुल्क के साथ किस किस ने किस किस तरह और कब खिलवाड़ किया। लेकिन गुज़श्ता 75 साल और 76 साल की बहस को एक तरफ रखते हुए देखना ये है कि अगले 6 माह इस पाकिस्तान के कैसे होने वाले हैं। मैंने ये 6 माह यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी किस लिए चुने हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इन 6 माह के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे मराहल से गुज़रने वाला है और वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द और पाकिस्तान के अंदर मसरूफ़ अमल हैं, वो अपनी पूरी की पूरी तगोदौ लगा कर ये चाहती हैं कि किसी न किसी तरह उनका मफाद इस पाकिस्तान के हिसाब से पूरा हो जाए और जो वो अपने दिमाग के अंदर सोच के बैठे हुए हैं वो इस पाकिस्तान में 6 माह के अरसे के अंदर पूरा कर लें। एक तो ये है कि हम एक सियासी तज्ज़िया करें और दूसरा ये है कि हम अपने अमाल के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम पर जो नाराज़गी या फिर उसकी हमारे अमाल की वजह से उसकी रहमत आती है उसका तज्ज़िया करें। मेरा अमूमी तौर पर ये उसूल रहा है कि मैं मौजूदा हालात के अंदर अगर उसको किसी न किसी तौर पर इंटरप्रेट करने की या उसका तज्ज़िया करने की कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले ये कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं खुदा न खास्ता मुझे आम हालात के अंदर रोशनी नहीं मिल रही है और मैं उसको तज्ज़िया करके अपने किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहा हूँ तो फिर मैं कम से कम और कुछ नहीं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान पाक की आयात से ज़रूर रोशनी लेता हूँ। अक्सर औक़ात होता यह है कि बाज़ दफ़ा मुझे इस रोशनी से ऐसे लगता है कि जैसे मैं एक अंधेरे टामक टोइयाँ मारते हुए हिस्से से गुज़र कर आया था और कुरान की एक आयत ने मुझे सारे के सारे रास्ते की भूल भुलैयाँ अचानक लाइट जल गई और मुझे अचानक पता चल गया कि मैं किस हिस्से से सोच के हिस्से से गुज़रता आया था। इस दफ़ा भी इस 6 महीने के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ताकतें इस 6 माह के अंदर क्या कुछ करना चाहती हैं और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ख्वाहिशात हैं जो लोग अपनी पूरी करना चाहते हैं और उन ख्वाहिशात के पूरा करने के अमल के नतीजे में इस मुल्क के साथ बीतेगी क्या। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में एक 5 साला दौरे हुकूमत ख़त्म होगा, जमहूरी दौरे हुकूमत, जिसमें तकरीबन 3.5 साल इमरान खान के और 1.5 साल शहबाज शरीफ का दौर था। इमरान खान का दौर ये था कि उसके अंदर उसके साथ 4-5 छोटी मोटी जमातें थीं, जबकि शहबाज शरीफ का दौर जो था मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में बनने वाली PDM के अंदर 2 बड़ी सियासी जमातें जो गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से पाकिस्तान के उस पे उफ़क़ पे छाई हुई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके साथ और बाकी कौम परस्त जमातें और मजहबी जमातें जो इकट्ठी थी। ये शायद वाहिद इत्तेहाद था जिसके अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, कौम परस्त, सेकुलर और मुल्ला सब के सब इकट्ठे थे, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम इमरान खान है। इस इत्तेहाद की हुकूमत जो है 1 हफ़्ते के अंदर, 1.5 हफ़्ते के अंदर अमूमी तौर पर ख़त्म होने वाली है और 9 अगस्त के बारे में कहा जाता है कि वो चले जाएगी। उसके बाद एक केयर टेकर हुकूमत जो है वो आ जाएगी। इस दौरान एक अहम तरीन मरहला इलेक्शंस का है कि जो होने हैं या नहीं होने हैं उसके बारे में तरह तरह के सवालात जो हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। आइए इन दोनों सिनेरियोज़ के हिसाब से, बल्कि इन 3 सिनेरियोज़ के हिसाब से देखते हैं कि अगर तीनों सिनेरियोज़ जो हैं वो अगर उनके ऊपर किसी एक पर अमल हुआ तो क्या होगा, दूसरे पर हुआ तो क्या होगा, तीसरे पर हुआ तो क्या होगा। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि इलेक्शन सही और साफ़ सुथरे करवा दिए जाएँ और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं बिल्कुल वैसे ही उस तरह इलेक्शंस को मान लें जैसे 1970 के इलेक्शन को माना था, कि लोगों को अंदाज़ा था कि ठीक है शेख मुजीबुर रहमान जीत गया है लेकिन हमारे वोटों से जीता है।
ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है पंजाब के अंदर और किसी न किसी हद तक सिंध में, तो वो भी हमारे वोटों से ली। KPK जो उस वक़्त सूबा सरहद होता था और बलूचिस्तान जो कि उस वक़्त बलूचिस्तान ही था और जिसे याह्या खान ने ख़ास तौर पे 1 यूनिट को तोड़ने के बाद बनाया था, उस बलूचिस्तान में भी जो लोग जीते थे, लोग सहते थे, ये सब हमारी उमंगों के तर्जमान हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि हमने उन नतायज को एक्सेप्ट नहीं किया और हालात ख़राब हुए। अगर ऐसा ही एक शानदार किस्म का इलेक्शन होता है और कोई ऐसी पार्टी सामने आती है जीत कर जिसके इम्कानात बहुत रोशन हैं, तो एक और खौफनाक, जिसे कहते हैं डर है, एक और खौफनाक किस्म की सिनेरियो भी है, वो हमारे सामने है कि क्या उन नतायज को मंजूर किया जाएगा कि नहीं, उनको ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जाएगी नहीं। अगर ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं की जाएगी तो उसका नतायज क्या होंगे? उसके लिए किसी शख्स को कोई इल्म और बसीरत रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ माजी का तजर्बा याद करने की ज़रूरत है कि अगर ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होती तो फिर क्या होता है। मैं उन लोगों में से शामिल हूँ कि जिन्होंने 1971 का दिसंबर भी देखा है और 1972 का जनवरी भी। 1972 के जनवरी में मुझे बिल्कुल इस बात का इदराक था कि आज मैं उस पाकिस्तान में ज़िंदा नहीं हूँ जो पाकिस्तान मैंने 1971 तक अपने तकरीबन 16-17 साल में देखा था। अल्लाह ना करे कि ये एक ऐसी सूरत हाल हो कि हम एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी करवाएं और फिर उसके बाद उसके नतायज को तस्लीम न करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम इलेक्शन न करवाएं और हम उसको कहीं आगे लेके जाएं और उसके लिए हम तरह तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की बहाने तलाश करें, जैसे कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से बहाने तलाश करने की कोशिश की जा रही है। मसलन सेंसस नहीं हुआ है, सेंसस हो गया है, या उसके साथ साथ माशी हालात ऐसे हैं, या सैलाब की सूरत हाल है, या उसके बाद और आलमी सूरत हाल हमारी ऐसी है, हम कुछ देर के लिए मजबूत होना चाहते हैं, माशी तौर पर सूरत हाल। इसका तजर्बा भी पाकिस्तान में लोगों ने करके देख लिया। लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि सूबा सरहद और सूबा सरहद जिसे KPK कहते हैं, कि अब मौजूदा नाम उसका खैबर पख्तूनख्वा, और पंजाब के इलेक्शन जो हैं वो उसके बाद हमने काफ़ी अर्सा से उसको आगे, जिसे कहते 3-4 महीने के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया। मुल्की सलामती के नाम पे किया, सियासी सूरत हाल के नाम पे किया, जैसे भी किया, लेकिन वहाँ पर हमने एक केयर टेकर हुकूमत जो है उसको आगे रवाज दिया और बग़ैर किसी ऐसी आइनी शिक के हमने उनको मुकम्मल तौर पर वो तमाम इख्तियारात दिए जो इख्तियारात एक मुंतखब हुकूमत को भी नहीं होते। मुंतखब हुकूमत जो है 10 दफ़ा सोचती है कि उसने अवाम पर क्रैकडाउन करना है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। कल को उसने वोट लेने जाने हैं तो हल्कों में कैसे हो जाएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी ने तो वोट लेने नहीं जाने, आमिर मीर ने तो वोट लेने नहीं जाना, इसलिए उसको क्रैकडाउन करने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए उसके ज़ेर साया जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं पुलिस के, बाकी सारे के सारे वो भी इसी तरह का काम करते हैं। इसीलिए केयर टेकर के बारे में एक तस्वर ये भी है कि अगर केयर टेकर हुकूमत जो है वो कायम हो गई और ये सोचा गया कि हम पाकिस्तान के इस सारे के सारे हालात व वाक़यात को ताकत से दुरुस्त कर लें, तो उसका नतीजा जो निकलेगा वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। ये ख़तरनाक पंजाब की हद तक या सिंध की हद तक नहीं, बाहर भी हो सकता है, जहां हम गुज़श्ता 20 साल से वॉर एंड टेरर भी लड़ रहे हैं और कौम परस्तों वाली जंग भी लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशुमार इलाके ऐसे हैं कि जहां आप वो उस तरह की अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और इस हकीकत को हमें मान लेना चाहिए। तीसरी सूरत हाल ये है कि हम इलेक्शंस करवाएं लेकिन उससे अपनी मर्ज़ी के मुस्बत नताइज हासिल करने की कोशिश करें। आज से तकरीबन 5 साल पहले तक ऐसा मुमकिन था और ऐसा बड़ी आसानी से हो सकता था। मैं ख़ुद तकरीबन 4 या 5 दफ़ा बल्कि ज़्यादा दफ़ा रिटर्निंग अफसर रहा हूँ, सूबाई असम्बली के इलेक्शंस में भी, तो कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी। मुझे इस वक्त के साथ साथ इस बात का मुकम्मल और बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि हम किसी तौर पर भी अब आहिस्ता आहिस्ता इंतखाबात वाले दिन धांधली करने की अहलियत नहीं रखते। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वक्त के साथ साथ हमने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके के साथ कंप्यूटराइज़ करके, डिजिटलाइज़ करके अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया।
एक ज़माना था कि जब शनाख्ती कार्ड जो थे उसकी मशीनें छोटे छोटे घरों में लगा दी जाती थीं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ लोगों के कार्ड बनाए जाते थे। ख़वातीन के तस्वीर नहीं होती थी कार्ड पर, उनका सिर्फ अंगूठा होता था और कहीं अक्सर औक़ात तो बाज़ जगह पे रवायत की वजह से नाम भी नहीं लिखा जाता था, दुख्तर फ़लाँ और ज़ौजा फ़लाँ के नाम से और या वालदा फ़लाँ के नाम से उनके कार्ड बनते थे। तो यूँ बड़ा आसान होता था कि एक लंबी फ़हरिस्त बनाई जाए। और फ़हरिस्तों का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़हरिस्तों के साथ साथ एडिशनल फ़हरिस्तें जो है वो चलना शुरू होती थीं, जो कि पेंसिल के साथ और कार्बन पेपर की कॉपियों के साथ लोगों को दी जाती थी और बड़े आसानी से लोकल लेवल के ऊपर धांधली की जा सकती थी और लोगों ने बार बार कई दफ़ा की। इस धांधली के लिए मुलज़्ज़म होना भी ज़रूरी होता था। जो कैंडिडेट होता था वो ख़ुद सलाहियत रखता था कि कैसे वो धांधली कर सकता है, यहाँ तक कि कैसे मुर्दों के वोट जो है वो डलवा सकता है और कैसे जिंदों के वोट को ना डालने कर पर मजबूर कर सकता है। तो ये सब कुछ चलता था। लेकिन वक्त के साथ साथ आखिरी जो इलेक्शन हुए हैं, जो कि इमरान खान साहब के के ज़माने में के बाद हुए हैं, उनके हुकूमत के जाने के बाद, एक तो 20 वो सीटें सूबाई असम्बली की सीटें और साथ खुद इमरान खान की सीटें, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ऑल ऑड्स के बावजूद भी आप इलेक्शन में धांधली करने के काबिल नहीं हैं। कोशिश के बावजूद भी आप उसे नहीं हरा सके, जबकि तमाम ऑड्स उसके ख़िलाफ़ थे, तमाम चीज़ें उसके ख़िलाफ़ थी। हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर था, उसके बाद उसमें सिकंदर सुल्तान जो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और बकौल इमरान खान के बाजवा साहब खुद आर्मी चीफ थे, जिनके बारे में इमरान खान साहब बहुत सी गुफ्तगू करते रहते हैं कि वो मेरे ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कार्रवाई करते थे, लेकिन नहीं हरा सके। 7 सीटों में भी नहीं हरा सके, हालांकि वो सीटें मुंतखब की गई थी कि ये सीटें हैं जिनमें मार्जिन बहुत कम। इसका मतलब ये है कि हम उस तरह पर मौजूद वक्त पर धांधली नहीं करेंगे और फिर होगा क्या? होगा ये कि हम रात को उस निज़ाम को बदलने की, उस इंतखाब के नतायज को बदलने की कोशिश करेंगे। ये और ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल होती है। दूसरा ये होता है कि आप उस वक्त पे धांधली करने की कोशिश करते हैं। ये टाइम बड़ा पोरस होता है। नॉर्मली धांधली की जाती है 3 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान, और उस दौरान होता ये है कि लोग जो हैं वो कई लोग समझते हैं कि लोग घरों को चले गए या इधर उधर बिखर गए। उसके बावजूद भी अगर 60 से 70 हज़ार पोलिंग स्टेशन हैं तो आप शायद 1 या 2 सिपाही फी पोलिंग स्टेशन लगाएंगे, लेकिन उस पोलिंग स्टेशन के अंदर 400 से 500 लोग मौजूद होते हैं। और अगर आज मोबाइल के ज़माने के अंदर किसी एक पोलिंग स्टेशन में किसी किस्म की गड़बड़ की खबर वायरल हो गई तो फिर आप उसके बाद आप सोचें कि आप पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क तो बंद नहीं कर सकते। और आप देखें कि 2 सिपाहियों के मुकाबले 500 लोग क्या होंगे और किस तरह की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में बनेगी। ये सूरत हाल मार्च 1977 में बनी थी और उसका नतीजा भी अवाम के सामने है, इसीलिए दोहराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के अक्ल की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। 1977 में मार्च की 11 को कौमी असम्बली के इलेक्शन हुए थे और उसके बाद जब सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए थे 13 मार्च को, मेरा 3 दिन के बाद, तो पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान थी उसके लोग भी डरते हुए अपना वोट डालने नहीं गए थे और सिर्फ 2 से 3% टर्नआउट हुआ था। और उसके बाद मार्च से लेकर जुलाई तक एक ऐसी तहरीक चली थी जिस तहरीक के बाद नामुमकिन हो गया था कि अब कोई और इक़्तिदार पे रहे या कोई और इक़्तिदार को संभाल सके सिवाय इसके कि पाकिस्तान की फ़ौज मुकम्मल तौर पे मार्शल लगा दे। क्योंकि 3 शहरों में मार्शल लगा के देख लिया था। जब फ़ौज जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हिमायत में मार्शल लगाने आई थी तो लोग सीना तान के खड़े हो गए थे और कहा था कि आओ हमें गोली मारो, और पाकिस्तान के उसला अफवाज के 3 ब्रिगेडियर्स ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो एक नतीजा, इसलिए इन तीनों सिनेरियोज़ के अंदर किसी तौर पर भी अगर इलेक्शन होते हैं, अलग इलेक्शन धांधली वाले होते हैं, इलेक्शन होते हैं उनको माना नहीं जाता और उसके साथ साथ इलेक्शन नहीं होते और केयर टेकर को लंबा किया जाता है, तो इन तीनों चारों मामलात के अंदर जो चीज़ आगे चलेगी वो बड़ी खौफनाक होगी। इसलिए एक ही रास्ता है कि आप इलेक्शन फेयर एंड फ्री कराएं और उसके नताइज को तस्लीम करें, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन इस सारे सिनेरियो के पीछे एक और खौफनाक इंटरनेशनल सिनेरियो भी नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त
अमेरिका और चीन की कशमकश के अंदर एक ऐसी सतह पे आके खड़ा हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेंगे। अमूमन ये समझा जाता है कि अगर कोई सियासी हुकूमत जीत के आ गई तो अमरीकी मफादात के मुताबिक वो शायद काम न कर सके, और शायद उसकी वजह से अमरीकी जो हैं गुज़श्ता कई सदियों से हर जितने सालों से वो 1901 से वो चले आ रहे हैं, हमेशा से उन्होंने फ़िलिपीन की अपनी पहली जो इंटरवेंशन है उससे लेके अब तक वो हमेशा उन लोगों पर एक भरोसा करते हैं कि जो ताकत रखते हों और लोगों को ताकत की ज़ुबान से कंट्रोल कर सकें, अपनी कुव्वत से कंट्रोल कर सकें। उन्होंने लैटिन अमेरिका के अंदर ये काम करके देखा, उन्होंने वियतनाम के अंदर ये काम करके देखा, हर जगह ये काम कर देखा, और फिर बदतरीन शिकस्त के बाद वो वहाँ से लौटे। ताज़ा तरीन शिकस्त अमरीका की अफ़गानिस्तान में है, जहाँ उसको ख़ुद अपनी फ़ौजें उतारनी पड़ी, और उसने ऐसे ग्रोहों को साथ मिलाया कि जिन ग्रोहों को अफ़गानिस्तान पहचानता तक नहीं था। हामिद करज़ई का या अशरफ गनी का कोई किरदार ही नहीं था अफ़गान सियासत के अंदर, लेकिन उनको लाके जब बिठाया गया तो ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के साथ रोते हुए यहाँ से जब 48 ममालिक की फ़ौज निकली तो उनके मुकाबले में अमेरिका के लोग यहाँ पर आकर बैठ गए। अमेरिका के लोग वहाँ से चले गए। अमेरिका के अंदर ये सोच काफ़ी अरसे से बिल्टअप होती चली जा रही है कि अगर हम किसी तौर पर नहीं कर सकते तो हम सियासी रहनुमाओं के साथ भी अपने मामला तय करें। इसकी मिसाल जो है वो चिली की है। चिली में उन्होंने पिनोशे जो था उसको बाकायदा स्कूल ऑफ अमेरिकाज़ में एक जर्नल को बाकायदा ट्रेनिंग दी, और फिर उसके बाद अल्लंदे की गवर्नमेंट ख़त्म करवाई, फिर उसको बाकायदा इलेक्शन लड़वा के सेनेटर बनवाया, फिर सेनेटर बनवा के उसको ताहयात सदर बनवाया। लेकिन जब लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए तो वो भाग गया। जब वो भागा तो कुछ देर उसको अमेरिका ने पनाह दी, फिर अमेरिका ने कहा हम तुम्हें पनाह नहीं दे सकते, तुम इंग्लैंड चले जाओ। लेकिन जब अमेरिका को मामला तय करने थे तो उन्होंने जब सियासी हुकूमत से मामला तय किए तो पिनोशे को कान से पकड़ा और उसके हवाले कर दिया, कहा इस पर मुकदमा चलाओ और जो मर्ज़ी चाहे इसके साथ करो। यही उन्होंने शाह ईरान के साथ किया कि जब वो तैयारे से निकला तो यहाँ तक कि उर्दन जैसा मुल्क जो कि अमेरिका का बाजगुजार था उसने भी उसको पनाह नहीं दी। यही हाल उन्होंने मार्कोस के साथ किया कि जब वो फ़िलिपीन से निकला तो अमेरिका ने उसको वो पैसा भी खर्च करने दिया जो उसने चोरी करके वहाँ रखा हुआ था। तो ऐसे हालात और वाक़यात के अंदर हमसे कुछ मुतालबात हैं जो किए जाएंगे। उसमें एक बुनियादी मुतालबा ये है कि हम चीन को खुदा हाफिज़ कह दें। जबकि चीन की 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है तो चीन के साथ भी हमारे मामला जो हैं बहुत गहरे हैं, हम उसको भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। फ़ैसला साजी के मामले में हमें किसी न किसी तौर पर कहीं जाना होगा, और जिस तरफ भी जाएंगे उसके नतायज जो हैं वो ख़ास से मुश्किल होंगे, और उस ख़ास से मुश्किल नतायज के अंदर एक रास्ता जो है बड़ा खौफनाक मुझे नज़र आ रहा है, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ। ये रास्ता बिल्कुल वही है जो 2002 में इख्तियार किया गया था कि जब अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की वॉर एंड टेरर में शरीक हो, तो उसके बाद अक्सर औकात लोग कहते थे कौन सा अमेरिका जो है हमारे ऊपर बराह रास्त हमला कर लेगा। तो आपको याद होगा कि भारत से कहा गया था कि 2002 की बॉर्डर्स के ऊपर एस्केलेशन यानी अपनी फोर्सेस ले जाओ। अब एक फ़ौजी शख्स जानता है जो कि सारी ऑपरेशन के अंदर मौजूद है कि अरबों डॉलर जो हैं उस पर ख़र्च होते हैं उस लॉजिस्टिक के ऊपर अपनी फोर्सेस को वहाँ लेके आना। आप ख़ुद सोचें कि भारत ने अरबों डॉलर जब लेके आया होगा तो क्या क्या कुछ नहीं हुआ होगा। आप सोचें कि उस 2002 के बाद हुआ क्या। पाकिस्तान जो किसी तौर पर सिर्फ सियासी मदद और उसके साथ साथ और किस्म की मदद पे था, उसके बाद हुआ ये कि जब अमेरिका ने उसको बॉर्डर की टेंशन को ख़त्म करवाया तो फिर हमने जैकबाबाद, हमने शमसी और हमने दालबदीन के तीनों अड्डे जो थे अमेरिका को दे दिए, और अमेरिका की 57,000 दफ़ा अमेरिकी जहाज़ वहाँ से उड़े और उन्होंने अफ़गानिस्तान पे जो था हमला किया। 2004 की वो रिपोर्ट जो कि सेनेट में पेश हुई है, उस रिपोर्ट के अंदर इंतहाई वजाहत के साथ दिया गया है कि पाकिस्तान जो था उसमें उस जंग के बाद मुशर्रफ की जो तकरीर थी वो एक वाटरशेड थी, जिसमें उसमें ऐलान किया था कि हम अब फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं और हम जो हैं लश्कर तैयबा और ऐसी तंजीमों जो हैं उनसे बरात का ऐलान करते हैं। और उन्होंने बाकायदा हाफ़िज़ सईद को गिरफ़्तार करके इस बात का सबूत दिया था कि अब वो बहुत सीरियस हो चुके हुए हैं। उसी रिपोर्ट में बताया गया था कि 600 लोगों को पकड़ के दिया गया। ये सिनेरियो जो है ये दोबारा भी दोहराया जा सकता है,
और मेरी इत्तला नहीं बल्कि आलमी इत्तला ये है कि भारत जो है वो किसी न किसी तौर पर कभी न कभी पाकिस्तान को चीन से दूर करने के लिए अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान पे एक छोटा सा हमला कर सकता है। भारत का पाकिस्तान पे हमला या भारत पाकिस्तान जंग जो है उसके बारे में ये याद रखिए कि ये जंग कभी भी तवील नहीं हो सकती। उसकी एक वजह यह है कि अक्सर औकात हम समझते हैं कि हम एटमी ताकत हैं और हम ये कर देंगे। एटमी क़ुव्वत आपको और भारत को कोई इस्तेमाल नहीं करने देगा। उसकी वजह यह है कि अगर छोटे लेवल के टैक्टिकल वेपन जो हैं वो अगर 2 दर्जन के करीब भी अगर चल गए तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, एक ऐसी स्मोक की तरह की एक सतह छा जाएगी, एक ऐसी फॉग छा जाएगी कि जो 20 साल या 25 साल तक रह सकती है। और उससे होगा ये कि दुनिया पूरी में सूरज की रोशनी सिर्फ 25 से 30% पहुँचेगी और हमारी नहीं बल्कि अमेरिका की फसलें भी नहीं पक सकेंगी। तो बीच में आके बीच बचाव करके कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन इससे हमला जो है ये गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद रखा जा सकता है क्योंकि उनकी प्लानिंग भी यही है। और 2 दफ़ा उनके वज़ीर दिफा जो है वो इसकी धमकी दे चुके हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एंटर होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में क्यों आना चाहते हैं? उसकी वजह यह है कि CPEC के 2 एंड्स हैं, एक है गिलगित बल्तिस्तान और दूसरा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान को शुरू दिन से इसीलिए डिस्टर्ब रखा गया कि किसी तौर पर भी जब चीन अपना मुकम्मल तौर पर नेटवर्क कंप्लीट कर ले तो गवादर और बलूचिस्तान डिस्टर्ब हो और वहाँ से ना गुजरा जा सके। और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान को भी इसीलिए डिस्टर्ब रखा जाता है और ख़ास तौर पर शिया सुन्नी फसादात जो हैं एक ख़ास बिहस्त के ऊपर कराए जाते हैं ताकि उस इलाके के अंदर भी अमन अमान जो है उसका मसला पैदा किया जाए। तो एक सिनेरियो ये बन रहा है कि उस वक़्त फिर अमेरिका के पाकिस्तान को टर्म्स डिक्टेट की जाए। लेकिन क्या चीन खामोश रहेगा? क्या चीन इस मामले के अंदर बीच में नहीं कूदेगा? क्या चीन ने जो लद्दाख और सिलगुड़ी कॉरिडोर के हिसाब से सूरत हाल थी उसको नहीं आगे लेके जाएगा? ये है वो तीसरी आलमी जंग का पेशखैमा जो कि अमेरिका और उसके हवारी किसी न किसी तौर पे चाहते हैं। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब उन्होंने यूक्रेन के अंदर रूस को मजबूर किया था हालात के हिसाब से कि वो कूदे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जापान को उन्होंने मजबूर किया था पर्ल हार्बर में कि वो कूद जाए, तो उसके बाद उनकी ख्वाहिश यही थी कि यूरोप जो है मुकम्मल तौर पर जंग में कूद जाएगा। और आज यूरोप की जो माशी हालत इस वक्त यूक्रेन की जंग के बाद हुई है वो देखने के काबिल है। आज भी हालत यही है कि यूक्रेन का महाज सर्द नहीं रखा, उसे सुलगाया जा रहा है कि किसी न किसी तौर पर उसको आगे ले जाया जाए। यही हालत जो है लद्दाख के और सिलगुड़ी कॉरिडोर के महाज की है कि उसको सुलगाया जा रहा है, उसको भी सर्द नहीं किया जा रहा। और पाकिस्तान का महाज तो वैसे ही गर्म है। तो एक तो सितंबर के किसी भी वीक में, क्योंकि आइडियल जो जंगी प्लानिंग है मौसम के हिसाब से वो सितंबर की ही हो सकती है क्योंकि अगस्त में सैलाब वगैरह जितनी चीज़ें हैं ये उतर जाएंगी। अब ऐसे में अगर सितंबर में आपके यहाँ एक केयर टेकर हुकूमत होती है, जिस केयर टेकर हुकूमत को लोग जो हैं वो ना पसंद करते हैं, ना उनके साथ मोहब्बत करते हैं, ना को उनके साथ अकीदत रखते हैं, तो आप खुद सोचें कि वो कैसे एक जंग में इस कौम को आगे लीड कर सकेंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि सितंबर के आने से पहले पहले बिल्कुल आगाज़ सितंबर में ही अगर इलेक्शन करवा दिए जाएँ और एक पॉपुलर हुकूमत आ जाए तो किसी किस्म के आइंदा से आने वाली सूरत हाल का मुकाबला किया जा सकता है। ये है इस सारा सिनेरियो जो कि अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक ये है और ये बहुत खौफनाक है क्योंकि इसके अंदर समझदारी और अक्ल की कोई सूरत हाल जो है किसी तौर पर भी नज़र नहीं आ रही। वो सियासी पार्टियां जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर छाई हुई हैं, हुक्मरानी कर रही हैं, वो जब नीचे चले जाएंगी तो उनके अंदर भी एक ख़ास किस्म की जिसे कहते हैं रिवेंज की सूरत हाल तो अपनी जगह रहेंगी। इलेक्शन कैसे चलाएंगी, क्या इलेक्शन के अंदर वो जलसे कर सकेंगी, क्या अवाम की नफ़रत का सामना कर सकेंगी, फिर उसके बाद एक दूसरी इमरान खान की पार्टी है उसकी सूरत हाल क्या होगी, उसको इलेक्शन के आने से पहले पहले किस तरह की सूरत हाल से दो चार किया जाएगा। और अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो उसका वो खामोश वर्कर जो है वो क्या उस इलेक्शंस के दौरान जब आप ना रैलियां रोक सकते हैं, ना आप जुलूस रोक सकते हैं, ना आप
पोलिंग स्टेशन पे लोगों का हजूम रोक सकते हैं, वो क्या करेंगे। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि इस फसाद में से हम एक रास्ता निकाल लेंगे और केयर टेकर हुकूमत जो है उसको आगे ले जाएंगे या कुछ और रास्ता, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि 71 और 77 के ज़माने में अवाम के अंदर न क्लाशनकोफ कल्चर आया था, अवाम के अंदर न इस तरह की खौफनाकी आई थी, और 25 करोड़ अवाम बहुत ज़्यादा होते हैं। अमूमन आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक कॉलम लिखा था कि मिस्र के दौरे क्यों किए जा रहे हैं, और मिस्र के दौरे भी उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने किए थे। तो मिस्र से ना हमारे कोई ऐसे तल्लुकात उस तरह के हैं, ना हम समझते हैं कि मिस्र से हमने कोई हमने असले की डील करनी है। लेकिन बुनियादी वजह यह थी कि उस वक़्त जो सीसी की हुकूमत आई थी, देखा जा रहा था कि सीसी की हुकूमत ने वहाँ लोगों पर और उस तहरीर स्क्वायर के इनकलाब पर कैसे काबू पाया। मिस्र के अंदर को और पाकिस्तान के हालात को बिल्कुल मुख्तलिफ लीजिएगा। मिस्र जो है उसके अंदर गुज़श्ता 30 साल से नासर के, बल्कि 50 साल से जमाल अब्दुल नासर के ज़माने से एक कत्ल गारत की सूरत हाल चलती चली आ रही है। और उस वक़्त रूस उसके सपोर्ट पे था और अमेरिका जो था इसराइल के साथ था। तो अख़वान मुस्लिमून जो थी उनको कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग जो थे उनके शहीद कर दिए थे। हसनुल बन्ना और इमाम और सैयद कुतुब जैसे लोग जो थे वो शहीद कर दिए गए थे। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारे वेलफेयर में चले गए थे और फिर मुर्सी के दौरान दोबारा उठ के आए थे। लेकिन वहाँ पर मामला ये है कि वहाँ जिस दिन सीसी की हुकूमत आई थी, $10 अरब सऊदी अरब ने फ़ौरन दे दिए थे, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता है कि अगर मिस्र के अंदर एक ऐसी फंडामेंटलिस्ट इस्लामी हुकूमत की तहरीक चली तो बाकी पूरे अरब ममालिक में भी चल पड़ेगी। और फिर इसराइल का पड़ोस और इसराइल की टेक्निकल सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान को मुयस्सर नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की वार ऑन टेरर गुज़श्ता 20 साल से चल रही है, इसका एक शायबा भी वहाँ पर मिस्र में नज़र नहीं आता। मिस्र में भी अगर अहमद ज़वाहिरी उठता है तो अफ़गानिस्तान में आकर जंग करता है, अपने मिस्र में उस तरह की जंग वो नहीं करता है। तो ये हालात को भी हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि ऐसे हालात के अंदर हम क्या सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम 25 करोड़ आवाम को दबाने की और उन्हें कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, और क्या हमारे पास इतनी इंतज़ामी मशीनरी मौजूद है कि हम पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान के अंदर होने वाली किसी भी किस्म की इंसर्जेंसी को भी यकवत कंट्रोल कर सकें, जो कि इलेक्शंस की किसी की किस्म धांधली के नतीजे में पैदा होगी, नामुमकिनात में से है और बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक और बहुत खौफनाक सिनेरियो हमारे सामने नज़र आ रहा है, और वो ये है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में अब जो इकनॉमिक प्लानिंग होगी, जो फिनांस मिनिस्टर आएगा, खा वो PDM का आए, खा वो इमरान खान का आए, खा वो किसी और का आए, पाकिस्तान की मईशत 75 सालों में इस मकाम पर आ गई है कि अब फिनांस मिनिस्टर का, फिनांस मिनिस्ट्री का काम सिर्फ एक रह गया है कि हमें कहाँ से कर्ज़ मिलता है ताकि हम पुराने कर्ज़ की किस्त अदा कर सकें। इसके अलावा और कोई प्लानिंग जो है हम कर ही नहीं सकते। और उसका एक ही रास्ता अब इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान के असासे जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों को बेच दिया जाए इन्वेस्टमेंट के नाम पर। पाकिस्तान के असासे हैं क्या? पाकिस्तान के असासे बुनियादी तौर पर वो बंदरगाहें हैं, वो एयरपोर्ट हैं, वो स्ट्रेटिजिक लोकेशंस हैं कि जो पाकिस्तान के असासे हो सकते हैं। पाकिस्तान की शाहराएँ हैं, पाकिस्तान की और मादनियात, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की ज़री ज़मीनें हैं। ये जब बेच दिए जाएंगे तो उसके साथ एक सिनेरियो जिसको मैं बहुत खौफ की हद से देख रहा हूँ कि जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की इन्वेस्टमेंट यहाँ हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जहाँ अवाम की अपराइजिंग हो, अवाम का जैसे बलवा और शोर मचे, या जहाँ पर जैसे 2-3 दिन पहले जो धमाका हुआ है वैसे धमाके शुरू हो जाएं, तो दुनिया चीखेगी कि हमारी इन्वेस्टमेंट को बचाया जाए। तो फिर आलमी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी तौर पर इंटरवेंशन कर सकती है कि हम इस सारी सूरत हाल को बचाने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक स्टेबल सूरत हाल में आ जाए ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी बचे और पाकिस्तान भी बेहतर हो। ये है पाकिस्तान की वो हालत। लेकिन एक और हालत है जिसके बारे में गुज़श्ता मार्च, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने पहले, इस 4 महीनों के बारे में मैंने मुख्तलिफ अहले नज़र की गुफ्तगू आपके सामने रखी थी और वो बहुत खौफनाक थी। इस दौरान थोड़ी सी उम्मीद ये हो चली थी
कि शायद पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अल्लाह के सामने रो धो के बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार की सूरत-ए-हाल अपने ज़ाती सतह पर की थी, जिसकी वजह से शायद किसी न किसी हद तक हमारे ऊपर आने वाले अज़ाब की सूरत-ए-हाल जो कम हो गई थी। लेकिन आप सोचें कि मार्च से लेके अब तक जो हमारे यहाँ कैफ़ियत चली आ रही है, उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि अगर हमने अपने हालात न बदले, अगर हमने अपने अल्लाह से रुजू न किया, तो हमने जो 75 साल इस पाकिस्तान के साथ किया है और उस मुल्क के साथ किया है जो अल्लाह के नाम पर बना था, तो शायद इस अगस्त के अंदर पाकिस्तान शदीद तरीन सैलाबों और ज़लज़लों की ज़द में आ जाए। और उसकी बारे में आप सोचें कि कभी किसी ने सोचा था कि मार्च में कोई मौसमियाती तब्दीली वाला ये कहेगा कि पाकिस्तान जो है सैलाबों की ज़द में आने वाला है, और लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि क्या से क्या और कहाँ तक हमारे मुल्क के साथ ये खिलवाड़ होता रहा। पाकिस्तान जो है अल्लाह तबारक तआला की नाराज़गी की ज़द में भी है। एक हदीस इस मामले में सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो हदीस अल्लाह की नाराज़गी के हिसाब से काफ़ी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पहुँचे तो हज़रत काब फरमाते हैं कि हम 4 अजमी और 5 अरबी थे, या 5 अरबी और 4 अरबी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सुनते हो जो मैं कह रहा हूँ? हमने कहा या रसूलल्लाह हम सुनते हैं जो कह रहे हैं आप। कहा मेरे बाद कुछ ऐसे हाकिम या अमीर आएंगे, क्योंकि लफ्ज़ अमीर इस्तेमाल किया आपने, कि जो कोई उनके पास जाएगा और उनके झूठ की तस्दीक करेगा और उनके जुल्म में उनका साथ देगा, तो वो मेरा नहीं है, न मैं उसका हूँ, और वो रोज़े हशर हौज़े कौसर पर मेरे पास नहीं आ सकेगा। लेकिन जो उनके पास नहीं जाएगा और उनके झूठ की तस्दीक नहीं करेगा और उनके जुल्म में उनका साथ नहीं देगा, तो याद रखो वो मेरा है और मैं उसका हूँ, और वो हौज़े कौसर में मेरे पास आएगा। दुनिया के अंदर 2 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करता, और वो गुस्से के आलम में आता है। एक तग़ा, यानी हद से बड़ी हुई सरकशी, अपने आप को सब कुछ समझना और समझना कि हम अल्लाह की मदद और नुसरत के बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हैं और हम जिसे चाहें दबा सकते हैं, और ये सिर्फ फ़िरौन के अंदर थी। और दूसरा जुल्म की तारीख़ और डेफिनेशन और तारीफ़ ये है कि किसी नाहक को हक़ पे वाली जगह पे बिठाना और किसी हक़दार को नाहक वाली जगह पे बिठा देना, ये है सूरत हाल। इसको भी अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मज़लूम की आह और अर्श के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। हम शायद इस वक्त बहुत खौफनाक हद तक मज़लूमों की आहो पुकार, और हम यहाँ पर मुल्क में 25 करोड़ बसने वाले लोगों की गुर्बत, अफलास और उनकी आहोसारी में घिरे हुए हैं। क्या हम आइंदा 6 माह इन बद्दुआओं को रोक सकते हैं, इनका मदावा कर सकते हैं, इनको सुख दे सकते हैं, इनको आंसू रोक सकते हैं? अगर आंसू नहीं रोक सकते तो याद रखें, सैलाब, आंधियाँ और तूफ़ान आपका पीछा कर रहे हैं। रसूल अकरम ने फरमाया फिर ऐसा होगा कि जैसे एक डोरा टूट चुका है और आप पर मसाइब अलाम ऐसे गिरेंगे जैसे दाने जो हैं उस तस्बीह के यूं टप टप गिरते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।